हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि जो हम लोगों का टीएसटी, पीएचडी और एएलटी के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखा था, लगभग सभी टॉपिकों को कवर कर लिया था। लेकिन थ्योरेटिकल के बिना हम यदि देखें केवल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो हमारी तैयारी बेटर नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरेटिकल पोर्शन। जो आप लोगों का सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था काफ़ी आपका लंबा सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। तो आप अब तक जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपने टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम दिए हों, तो उसमें आपने भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान ज़रूर पढ़ा होगा। आज फिर से एक बार वीडियो को देखिए, आप देखेंगे कि कुछ आपको नए इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, कुछ नए आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपके लिए सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह होगा भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, यानी भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भारत का संविधान है वह कैसे निर्माण हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या थी, क्या क्या घटनाएं थी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान का निर्माण। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान का नाम सभी लोगों ने सुना है, संविधान के विषय में पढ़ा है। लेकिन कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि संविधान क्या है, हमारे देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पढ़े तो हम रहते हैं, लेकिन यदि इसे हमें अपने भाषा में, इसे अपने शब्दों में यदि बताना होता है तो सामने वालों को हम नहीं बता पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा कि संविधान क्या है। तो संविधान को परिभाषित करने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आप लोग आसानी से इसे किसी अपने सामने वाले को बता सकते हैं या खुद आप जान जाएंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि संविधान क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि संविधान उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान वह एक प्रकार का नियम है, एक नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी भी देश के क्या होता है, शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, यदि हम इसे दूसरे पॉइंट में देखें तो संविधान उन नियमों व कायदे कानूनों की किताब है जिसके किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाए जिससे किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस देश में कोई नियम कानून बना है जिससे वह देश चल रहा है, वह किसी न किसी संविधान के माध्यम से चल रहा है। तो यह हो गया संविधान। फिर से देख लीजिए, संविधान उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है, वही हमारा संविधान होता है। संविधान हमारे लिखित भी होते हैं और मौखिक भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए संविधान क्या है, हमने बता दिया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये कोई आपके लिखने की चीज़ें नहीं है। आप टेस्टी पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसे आप केवल सुन लें, इतना बहुत है। और अब याद रखिए कि अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। तो संविधान की आवश्यकता, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का पहले शासन था। ठीक है, जब अंग्रेज़ जाने लगे तो वह कहेंगे कि भाई आप अपना कोई ऐसा नियम कानून बताइए ताकि आपको हम अपनी जो भी हमारे यहाँ जो हम लोग अब तक शासन कर रहे थे, जो नियम कानून बनाए थे, उसके माध्यम से आपको सौंप दे कि आप अपने देश को चला सकें। तो हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी थे, नेता थे, उन लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा नियम कानून बनाएं जिसमें सभी लोगों के हित के देखते हुए उस कानून व्यवस्था का पालन किया जाए। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वह खुद कानून बनाती थी दोस्तों, ये आप लोगों को पता है। और यदि कोई दिक्कत होता था किसी भी व्यक्ति को, तो हमें उन्हीं के न्यायालय में जाना होता था। और याद रखिए, जब कोई कानून बनाए और उसी वही न्याय करे तो सही तरीके से न्याय मिलता नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए हमारे देश के जो भी नेता थे, क्रांतिकारी थे, सभी लोगों ने एक
आपस में सहमति बनाकर एक ऐसा संविधान बनाया, एक संविधान का रचना की, जो कि हम कह सकते हैं कि हम विश्व में एक सबसे अच्छा संविधान हमारे देश यानी भारत देश का संविधान है, ठीक है। और इसे पूरे विश्व में कहा जाता है कि सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान माना जाता है भारत के संविधान को। तो याद रखिए, इस तरह से हमारा संविधान की आवश्यकता पड़ी थी और हमने इसके पहले क्या देखा कि संविधान क्या होता है। तो चलिए, ये तो हमारे छोटे छोटे पॉइंट थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मुख्य बिंदुओं से, जो कि हम लोगों का टॉपिक है संविधान का निर्माण। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप पीडीएफ के माध्यम से जो देखेंगे यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं फ्री में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक है वह है संविधान का निर्माण, ठीक है। क्या है? संविधान का निर्माण। तो संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि संविधान की मांग किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत का जो राजनीतिक भाग्य है वह भारतीय स्वयं बनाएंगे, ठीक है। यानी कि भारत के लोग स्वयं बनाएंगे, कोई बाहरी यानी कि ब्रिटिश का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने 1922 में मांग की थी। इसके बाद आप देखेंगे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करते हुए कहा, कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था कि संविधान सभा की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है, ठीक है। वह मतलब कहते हैं कि स्वतंत्र, हम स्वतंत्र, मतलब उन्होंने जिस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वह स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करते हैं। उसने यह प्रस्ताव किया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, और यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधारित, ठीक है, आधार पर निर्वाचित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे देश का कोई इस संविधान में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और जो यह संविधान सभा जो बनाई जाएगी, इसमें जो लोग होंगे वह वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित होंगे। जो लोग इसका निर्माण करेंगे, ठीक है, संविधान का, वह निर्वाचित होंगे मतदान के द्वारा, ठीक है, वयस्क मतदान के द्वारा, ठीक है। तो आपके सामने यह पॉइंट बनता है कि सबसे पहले किसने मांग की थी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1922 में यह मांग करते हुए कुछ अपना स्टेटमेंट इस तरह से दिया था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। यह स्टेटमेंट आपके एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 1940 में इंग्लैंड में बहुदलीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। दोस्तों, 1940 में इंग्लैंड में बहुदलीय सरकार होती है और इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, वह स्वीकार कर लेते हैं। और मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ठीक है, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार का एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसका एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को सरकार के प्रस्ताव के साथ भारत भेजता है, ठीक है। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार का एक मंत्रिमंडल होता है जो कि अपने एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को सरकार के प्रस्ताव के साथ जो होता है भारत भेजता है। याद रखिएगा, किसे भेजता है? स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजता है। कब? 1942 में, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। क्रिप्स प्रस्ताव ने भी भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्वाचन स्वयं करने का प्रस्ताव मान लिया। दोस्तों, जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसने भारतीयों के संविधान सभा का जो निर्वाचन स्वयं करने का प्रस्ताव को मान लिया था, ठीक है। किसने माना था? क्रिप्स प्रस्ताव ने माना था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने, ठीक है, जो भारतीयों के लिए जो प्रस्ताव था, ठीक है, उसे किसने, ठीक है, स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान की मांग कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने दोस्तों एक अलग देश जो कि पाकिस्तान नाम से, और उस पाकिस्तान के लिए अलग से एक संविधान की मांग
कर दी थी। किसने? मुस्लिम लीग ने, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है 16 मई 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, जिसमें क्रिप्स भी थे, ठीक है, को भारत भेजकर संविधान सभा के लिए चुनाव की योजना दी। ठीक है, 16 मई, ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है, कि 16 मई 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कितने सदस्यों को भेजा था? ठीक है, तो याद रखिएगा 3 सदस्य, ठीक है, 3 सदस्य, जिसमें आपके क्रिप्स भी थे जो कि पहले आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो क्रिप्स इसके पहले भी आया था, ठीक है, जिसमें आपके क्रिप्स भी थे, उनको भारत भेजकर संविधान सभा की चुनाव के लिए योजना बनाने के लिए भारत भेजा। ठीक है, इसके द्वारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य रखे गए। ठीक है, इसके द्वारा जो थे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे दोस्तों? यहाँ से प्रश्न बनता है। तो टोटल आपके 389 सदस्य रखे गए थे। याद रखिएगा, इन 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, ठीक है, 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का वहाँ पे नियंत्रण था। ठीक है, जिस क्षेत्रों में, तो 292 जो था ब्रिटिश प्रांतों से जो कि निर्वाचित होकर, ठीक है, सदस्य रखे गए, और 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा कि 93 देशी रियासतें ये क्या है और 4 कमिश्नरी क्षेत्र ये क्या है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देशी रियासतें जो थी भारत में जब ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, शासन था, तो उस समय कुछ हमारे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे राजाओं का शासन था। ठीक है, वह अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, वह किसी दूसरे का अपने आप पे नियंत्रण नहीं मानते थे, लेकिन इनडायरेक्टली जो था उस पर भी आपके ब्रिटिश सरकार का भी नियंत्रण होता था। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? देशी रियासतें कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ये सब जो हो गया, तो ये सब जो थे आपके उस समय देशी रियासतें थे। ठीक है, तो वहीं से आपके जो थे 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि लिए गए थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो टोटल आपके 389 सदस्य लिए गए थे। ठीक है, 200, याद रखिएगा, 292 ब्रिटिश प्रांतों से प्रश्न यहाँ से बनता है कि देशी रियासतों से कितने सदस्य प्रतिनिधि थे? तो वो आपके 93 थे, 4 कमिश्नरी थे। ठीक है, 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों से, टोटल आपके 389 प्रतिनिधि थे। आगे हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग की मांग कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो था जिसने यह मांग किया था दोस्तों, ठीक है, कि उसने जो प्रस्ताव था, ठीक है, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और उसने कहा था कि हम अपना एक अलग देश चाहते हैं। ठीक है, वह देश हमारा पाकिस्तान नाम से होगा, और उस पाकिस्तान के लिए हमारा अलग से संविधान होगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की यह, ठीक है, मांग थी, जिसे कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? ठुकरा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी कैबिनेट मिशन ने उसे ठुकरा दिया था। ठीक है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारे देश में, ठीक है, कोई अलग से देश नया बने और उसके लिए किसी अलग से संविधान की आवश्यकता पड़े। उस समय आवश्यकता थी कि हमारा देश किस प्रकार से जल्द आज़ाद हो जाए। ठीक है, इस विषय पे, ठीक है, मंथन हो रहा था। ठीक है, और लोग सोच रहे थे कि यदि यह मुस्लिम करते हैं तो यह लंबा चलेगा, ठीक है, प्रोसेस बढ़ जाएगा, और हमारा देश जो है 2 गुटों में बंट जाएगा, इसलिए कैबिनेट मिशन ने इसे ठुकरा दिया। आगे हम लोग देखते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा हेतु हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया। ठीक है, इसके बाद 1946 में जुलाई अगस्त में संविधान सभा हेतु चुनाव में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था? भाग लिया था। पहला जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, उसे, ठीक है, बहिष्कार किया था। लेकिन जो जुलाई अगस्त 1946 में जो संविधान सभा हेतु जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया? भाग लिया। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सबसे पहले मुस्लिम लीग ने किस में भाग लिया? तो जुलाई अगस्त 1946 में जो संविधान सभा हेतु जो चुनाव हुए थे दोस्तों, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया। चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। उस समय जो कांग्रेस थी उसको सर्वाधिक सीटें मिली थी, उस समय जो चुनाव हुए थे संविधान सभा हेतु। ठीक है,
साधारण सीटों पर देखा जाए तो 210 में से 201 सीटें, ठीक है, साधारण सीटों में देखें 210 में से तो 201 सीटें और 4 मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस विजयी रही, ठीक है। साधारण सीटें जो थी 210 में से कांग्रेस को 201 सीटें और 4 मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस को, ठीक है, विजय मिली, ठीक है। मुसलमानों के लिए कुछ सीटें निर्धारित थी 78 सीटें, जिसमें से मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, ठीक है। मुसलमानों के लिए, ठीक है, निर्धारित 78 सीटें थी, जिसमें से मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और 8 निर्दलीय सीट एवं 6 सीट अन्य पार्टियों को मिली, ठीक है। याद रखिएगा 210 में से 201 कांग्रेस को तथा 4 मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली, ठीक है। यानी 210 में से 201 और 4 मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली और 78 सीटों जो कि मुसलमानों के लिए निर्धारित थे उसमें से 73 मुस्लिम लीग को मिली और 8 सीटें जो थी वह निर्दल को और 6 सीटें जो थी उस समय कुछ अन्य पार्टियां थी उनको मिली थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की, ठीक है। कब घोषणा की थी? 6 दिसंबर 1946 को यह घोषणा की कि यदि ऐसी संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाता है जिसमें भारत की जनसंख्या के किसी बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं है तो हिज मजिस्ट्री, ठीक है, हिज मजिस्ट्री की सरकार ऐसे संविधान को देश के उस न मानने वाले भाग पर बलपूर्वक लागू नहीं करेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि ठीक है किसने यह कहा था कि देश का ऐसा कोई भाग जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं और वह इस संविधान को नहीं मानते हैं तो उस पर यह संविधान ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा हिज मजिस्ट्री सरकार ने कहा था। कब किया था? जो 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया था कि ऐसी संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाता है जिसमें भारत की जनसंख्या का एक ऐसा बड़ा भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई क्षेत्र हो जहां पे हिज मजिस्ट्री की सरकार ऐसे संविधान को उसे न मानने वाले भाग पर क्या करेगी? बलपूर्वक लागू नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा करते हुए कहा, ठीक है। इस कथन का तब मुस्लिम लीग जो था इसका, ठीक है, फ़ायदा उठाता है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है, इस कथन को देखते हुए और मुस्लिम लीग ने इस संविधान निर्मात्री की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 का बहिष्कार किया। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इस कथन का लाभ उठाया कि ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है, यदि वह इस संविधान को नहीं मानते हैं तो इसे ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा घोषणा किया तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका लाभ उठाया और 9 दिसंबर 1946 का जो प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा के लिए उसका इसने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने के लिए पृथक संविधान निर्मात्री सभा की मांग कर दी। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 का बहिष्कार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की। दोस्तों 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया? पृथक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना कब की थी? तो 26 जुलाई 1947 को। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि संविधान निर्मात्री सभा की जो प्रथम बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों प्रश्न यदि आपसे ये बने कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, क्या वे सबसे वृद्ध थे? क्या वे बहुत कानून के जानकार थे? क्या वह क्रांतिकारी में सबसे आगे रहते थे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसकी जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, वे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग
बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान निर्मात्री के लिए सभा की बैठक, उसका इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने एक पॉइंट आप लोगों को छोड़ दिया था कि जो आप लोगों को 389 जो सदस्य थे उसमें आपके 292 और प्लस 4, ठीक है, जो थे आपके 296 टोटल थे, ठीक है, और 93 देसी रियासतें थे। तो 4 आपके जो कमिश्नरी थे, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर पॉइंट मुझे अभी याद आया, तो 4 जो आपके कमिश्नरी थे कौन कौन थे, तो याद रखिएगा दिल्ली थी, ठीक है, एक तो दिल्ली, दूसरा आपके अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा आपका कुर्क जो कि कर्नाटक में, चौथा आपका बलूचिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र को लेकर, ठीक है, आपके जो संविधान सदस्यों का गठन किया गया था, ठीक है, चुनाव किया गया था, ये आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे। 93 देशी रियासत तो मैंने बताई दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आगे वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या रहा है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों बी.एन. राव जो थे वह संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बी.एन. राव थे दोस्तों, ठीक है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है और बी.एन. राव जो थे यह आपके जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हाँ दोस्तों, बी.एन. राव जो थे वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के प्रथम न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। बी.एन. राव जो थे वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश भी थे। प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो बी.एन. राव ही थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार उस वक्त नियुक्त किया गया, कब, 11 दिसंबर, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये संवैधानिक सलाहकार तो उनको नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार का क्या मतलब है, जो संविधान जो बनेगा उसमें, ठीक है, सलाह देंगे, ठीक है, सलाह देंगे कौन, बी.एन. राव, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि जो 11 दिसंबर 1946 से पहले जो हमारे थे वह कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 की बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आधारशिला रखी। दोस्तों याद रखें, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान सभा की आधारशिला रखते हैं और यह प्रस्ताव जो होता है 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है, ठीक है। कब पारित होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 जनवरी 1946 को, वह पारित होता है आपके 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्रस्तावित संविधान के कुछ सिद्धांतों की रूपरेखा सभा के विभिन्न समितियों ने तैयार की, ठीक है। जो प्रस्तावित जो संविधान की जो कुछ सिद्धांत थे उनकी जो रूपरेखा थी उस समय कुछ जो समितियां बनी थी उन्होंने तैयार किया। जैसे आप देखेंगे आपकी जो संघ संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, आदि इस प्रकार की जो समितियां थी वह संविधान द्वारा जो प्रस्तावित जो सिद्धांत थे उनके रूपरेखा को इन्होंने तैयार किया, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स आप लोगों को एक पॉइंट मैं और आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है उसमें टोटल कितने सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न यहां से भी बनता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो उसमें कुल आपके 207 सदस्यों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें टोटल आपके 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और पहली बैठक में महिलाओं ने कितना भाग लिया था, तो जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है उसमें आपकी 9 महिलाओं ने भाग लिया था। दोस्तों याद रखिएगा, 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया था। लेकिन प्रश्न आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा कि संविधान सभा की कुल बैठकों में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तब वहाँ पे आपका 9 महिलाएं न होकर आपके 15 महिलाएं आप वहाँ पे, ठीक है, ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो कुल सभाओं में कुल महिलाओं ने कितना भाग लिया, तो 15 महिलाओं ने, पहली बैठक में 9 महिलाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट में आपकी 9 महिलाएं थी, ठीक है, कुल में, ठीक है, आपके कितनी हो रही थी, तो कुल में आपके टोटल आपके 15 महिलाओं ने भाग लिया था पहली बैठक में। याद रखिएगा, पहली बैठक में कुल टोटल सदस्य कितने थे, तो 207 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है। 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर VR अम्बेडकर, ठीक है, होते हैं। ठीक, कौन होते हैं? डॉक्टर VR अम्बेडकर। इनके जो ये प्रारूप समिति होती है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्रारूप समिति किसके द्वारा तैयार की गई थी, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जो प्रारूप समिति थी इसके तैयारकर्ता जो थे यह BN राव थे। ठीक है, BN राव, वही BN राव जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति जो तैयार की गई थी यह BN राव के द्वारा तैयार की गई थी दोस्तों, और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बनाए गए थे। ठीक है, इस समिति ने प्रारूप फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया। जो यह समिति थी अम्बेडकर की अध्यक्षता में, इसने प्रारूप जो था 1948 में प्रस्तुत किया। इस पर विचार करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा की बैठक नवंबर 1948 में हुई। ठीक है, और देखिए संविधान जो प्रारूप समिति थी उसका काम यह नहीं था, ठीक है, कि जो प्रारूप समिति थी उसका काम यह नहीं था कि प्रारूप, ठीक है, संविधान का निर्माण करना। उसका काम था कि जो प्रारूप था उसको प्रारूप को तैयार करना और उस प्रारूप को तैयार करके पेश करना, और उस पे क्या करेगा, जो संविधान निर्मात्री सभा थी वह बैठक करके इस पे क्या करेगी, इस पे देखेगी कि क्या सही है क्या नहीं सही है। ठीक है, तो 1948 में इस पे क्या हुआ था कि जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है इस पे बहस होना स्टार्ट होता है, और यह प्रक्रिया जो दोस्तों चलती है आपके 17 अक्टूबर 1949 को पूरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रारूप पे जो है बैठक स्टार्ट होती है आपको 1948 में, और यह प्रक्रिया आपके 17 अक्टूबर 1949 को पूरी होती है। इस पे आपका जो तृतीय वाचन प्रश्न बनता है कि तृतीय वाचन कब से कब प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो तृतीय वाचन दोस्तों आपका 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 को समाप्त होता है। ठीक है, तृतीय वाचन हमेशा यह प्रश्न आपका काफ़ी, ठीक है, कहते हैं कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय वाचन कब से कब तक चला। तो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 को यह समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान के जनक हमारे डॉक्टर VR अम्बेडकर को कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर VR अम्बेडकर जब संविधान सभा के सदस्य के लिए जब चुनाव लड़े थे तो वह हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वह हार जाते हैं। ठीक है, वह कहाँ से लड़े थे दोस्तों? वह बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर VR अम्बेडकर। देखिए जो संविधान जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं वो खुद ही हार जाते हैं बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वह क्या करते हैं, बंगाल से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, वह बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, और बंगाल से जब चुनाव लड़ते हैं तो वह मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार वह बॉम्बे से लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, दूसरी बार वह बंगाल से लड़ते हैं और मुस्लिम लीग की सहायता से जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक घटना होती है, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब होता है तो ये जो डॉक्टर VR अम्बेडकर जहाँ से चुनाव लड़े थे वह स्थान होता है, ठीक है, जयसूर कुलना। ठीक है, जयसूर कुलना यह पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जो कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो यह पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया था। उस समय आपका अफगानिस्तान अभी नहीं बना था। ठीक है, तो यह बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब नहीं बने थे। इसके बाद क्या हुआ था कि यह जो हुआ था कि ये चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत चला जाता है, और BR अम्बेडकर की ये सीट क्या होती है दोस्तों, खाली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब तो भारत के लिए हो गया था। जब यह सीट खाली हो जाती है तो तब यह कहा जाता है कि इनके द्वारा BN राव के द्वारा यह कहा जाता है कि भाई इस जो डॉक्टर VR अम्बेडकर हैं यदि वही नहीं रहेंगे संविधान सभा के निर्माण में तो ये तो संविधान कभी हमारा तैयार ही नहीं हो पाएगा। और उन्होंने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा BN राव ने कि संविधान सभा के निर्माण में डॉक्टर VR अम्बेडकर का योगदान बहुत ही ज़रूरी है, उनके बिना संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद जो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, वह इस पे विचार करते हैं। और बॉम्बे के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय होते हैं बीजी खैर, याद रखिएगा बीजी खैर होते हैं बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर, ठीक है। उनको एक पत्र लिखते हैं और उनके लिए एक सीट खाली करवाते हैं, ठीक है, एक सीट खाली करवाते हैं। और उनके स्थान पर जब वह सीट रिक्त होती है तो उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मन में प्रश्न बन रहा होगा कि आखिर वह सीट किसकी खाली होती है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो वह सीट जो खाली होती है M.R. जयकर, ठीक है, M.R. जयकर, ठीक है, याद रखिएगा M.R., ठीक है, M.R. जयकर होते हैं, ठीक है, M.R. जयकर जो महोदय होते हैं, इनको कहा जाता है कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। तब जाके ये इस्तीफा देते हैं और जब इस्तीफा देते हैं तो ये इनका पद रिक्त होता है और इनके पद पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना जाता है। तो इस हिसाब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चुनकर आते हैं संविधान सभा में, ठीक है। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव जो थे जो संविधान के जनक कहे जाते हैं। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह जिन्हें जनक कहा जाता वही पहला चुनाव हार गए थे और वह मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से लड़ते हैं, तब जाके जीतते हैं। फिर वो भी चला जाता है जब पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो वो भी उनकी सीट खाली हो जाती है। फिर इसके बाद बॉम्बे से इनको चुना जाता है सीट खाली करवा के, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो हो गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में दोस्तों कुछ बातें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। देखिए संविधान सभा पर जो हुआ था दोस्तों को हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो कितने लोग हस्ताक्षर किए थे, तो देखिए संविधान सभा पर 284 सदस्यों तथा सभापति के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। संविधान जो संविधान बना था उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों एवं सभापति के हस्ताक्षर होते हैं। और उसी दिन जो होता है यह पारित कर दिया जाता है, पारित मतलब पारित घोषित कर दिया जाता है हमारा संविधान, ठीक है दोस्तों। जब पारित घोषित होता है तो उस समय क्या क्या जो कानून थे वह लागू होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा पारित होता है संविधान, ठीक है, तो उस समय नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित जो उपबंध होते हैं दोस्तों, उन्हें तथा अस्थायी संक्रमणकारी उपबंधों को क्या किया जाता है, तुरंत, ये बंधु नहीं होगा दोस्तों, यहाँ बंधु होगा, ठीक है। देखिए नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध एवं अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया जाता है, प्रभावी माना जाता है। तो सारे, ठीक है, सारे रूल्स को नहीं लागू किया गया था, ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कब लागू किया गया, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमेशा प्रश्न बनेगा कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम से संबंधित इतना जरूर बनता है, बाकी आपके अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध जो थे इससे प्रश्न नहीं बनता, लेकिन नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित जो उपबंध थे ये आपके 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी माना गया। और जो थे आपके नियम कानून जो थे वह आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। बाकी जो आपके नियम कानून थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसी दिन जब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, पूरा संविधान लागू होता है तो उसी दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र घोषित कर दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। तथा इसी तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ होने की तिथि कहा गया और इसी तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ होने की तिथि मान लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा संप्रभु थी या नहीं दोस्तों। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि संविधान सभा संप्रभु थी या नहीं, ठीक है। संप्रभुता जब आप पढ़ेंगे कि संप्रभु क्या है, अभी फिलहाल इसको छोड़िए, ठीक है, बस इतना समझिए कि संविधान सभा संप्रभु थी या नहीं, इस पर मतभेद है, ठीक है, मतभेद लोगों में है, विद्वानों में, ठीक है। किस प्रकार से मतभेद है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए संविधान निर्मात्री सभा को जो चुना हुआ था वह ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। ये सभी हम लोग जानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा का जो चुना हुआ था वो ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मिशन था उसके अंतर्गत हुआ, इसीलिए इसे संप्रभु माना जाता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ इसलिए इसको क्या माना जाता है,
ठीक है, इसीलिए इसको संप्रभु नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें कैबिनेट मिशन था, ठीक है, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन ये ब्रिटिश सरकार के थी, और संप्रभु तब माना जाता जब हमारे देश के लोग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको संप्रभु नहीं माना जाता। लेकिन यदि आगे वाला पॉइंट देखेंगे कैरोलाइन कि लेकिन संविधान निर्माता सभा ने स्वतंत्र होकर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण किया था, वही संविधान बिना किसी बाहरी संशोधन के भारत में लागू भी हो गया, इसीलिए संविधान निर्माता सभा को संप्रभु माना जाता है। यदि इसके बाद देखते हैं पॉइंट जो कह रहा है कि संविधान निर्माता सभा ने स्वतंत्र होकर, ठीक है, स्वतंत्र, क्योंकि उन्होंने मांग किया था कि भाई हम जो हमारा जो संविधान बनेगा उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, और इसी लाइन को कहा जा रहा है कि स्वतंत्र होकर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण किया था, वही संविधान बिना किसी बाहरी संशोधन, कोई बाहरी संशोधन भी नहीं हुआ उसमें, और भारत में लागू भी हो गया, ठीक है, कोई बाहरी संशोधन भी नहीं हुआ, कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं हुआ, इसलिए संविधान निर्माता सभा को संप्रभु माना जाता है। एक विद्वान ये मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुरूप जो संविधान सभा का निर्माण प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, जिसके कारण इसको संप्रभु नहीं माना गया। एक विद्वान यह कहते हैं कि बिना हस्तक्षेप के, ठीक है, बिना बाहरी संशोधन के, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हुआ और लागू भी हो गया, इसलिए वह संप्रभु मानते हैं। तो इसमें मतभेद है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, हमेशा प्रश्न बनता है कि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, तो 1976 में 42वां संशोधन दोस्तों होता है। उसी में आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को प्रस्तावना में किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। कौन कौन से शब्द? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य लिखे हुए हैं। इन उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या संविधान के अंतर्गत की गई है। दोस्तों, प्रस्तावना में संविधान के जो उद्देश्य हैं वह लिखे गए हैं और इन उद्देश्यों की जो विस्तृत व्याख्या है वह संविधान के अंतर्गत की गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को टीएसटी पीएचडी लेवल का पढ़ना है, तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए आगे वाला पॉइंट करें, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहां प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह विवादास्पद रहा है। दोस्तों, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन जहां संविधान की भाषा में, उसकी भाषा में क्या हो, संदिग्धता हो, ठीक है, तो वहाँ प्रस्तावना की क्या किया जा सकता है, हम लोग सहायता लेते हैं, ठीक है, न्यायालय सहायता लेता है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस पे भी विवाद है, ठीक है। देखिए एक समय एक घटना है, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन भी हुए थे। वह कौन सी घटना? सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद बनाम केरल 1973 में प्रस्तावना को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे संविधान का अंग माना है तथा यह भी माना है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो केशवानंद बनाम केरल का जो केस चल रहा था 1973 में, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है, ठीक है, और यह भी माना कि इसमें क्या हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। तो ठीक है, इसीलिए इसमें विवाद चलता रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। अब कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक वीडियो में नहीं देखा, ठीक है। तो पहला फैक्ट हम देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक 1940 में लिखे थे। अम्बेडकर जी इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, इस ऐसे ही नहीं उनको भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, वह इतने दूरदर्शी थे, वह आगे क्या होने वाला है उसके विषय में वह सोच लेते थे, ठीक है, सोच लेते थे। और 1940 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा। कौन सी पुस्तक? थॉट्स ऑन पाकिस्तान एक बुक लिखते हैं और उस बुक में कहते हैं कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। 1940 में ही कह दिया था, ठीक है, 1940 में ही उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया था कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सोचिए कितने बुद्धि इनके पास रही होगी, कितना ये सोचते रहे होंगे, ठीक है, कितने विद्वान व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अगला पॉइंट कह रहा है संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। दोस्तों आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन एग्जैक्ट आप देखें तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 11 + 1 और 12वां अधिवेशन किसे माना जाता है तो 24 जनवरी 1950 के बैठक को लेकर 12 होते हैं। ठीक है, तो जो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक होती है उसको लेकर 12 अधिवेशन होते हैं। प्रश्न में आपके यदि पूछा जाएगा संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए तो ऑप्शन रहेगा 12। ठीक है, 12, 10, 13, 15, तो आप लोग 12 कहेंगे या 12, 11 दोनों रहेगा। तो दोस्तों ठीक है, आप वहाँ पे 12 को उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सही करेंगे। यदि 12 नहीं है तो 11 करेंगे, क्योंकि वह आपसे टोटल पूछने का प्रयास कर रहा है, इसलिए 12 को भी इंक्लूड किया है। 12 नहीं है तो आप 11 कर सकते हैं। चलिए आगे वाला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, जैसा कि हमने आगे देखा। लेकिन संविधान सभा के कुल बैठकों में टोटल 15 महिलाओं ने भाग लिया। इसे हमेशा याद रखिएगा, पहली बैठक में 9 महिलाएं, कुल बैठकों में देखा जाए तो 15 महिलाओं ने भाग लिया। अगला पॉइंट कह रहा है बेगम अयाज रसूल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि संविधान सभा में कुल कितनी मुस्लिम महिला सदस्य थी तो एक थी, वह थी आपकी बेगम अयाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा की सदस्य थी। कौन? बेगम अयाज रसूल। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ तो उस समय हमारे 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। याद रखें कितने? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसका उल्लेख आपको आर्टिकल 394 यानी कि 394 में आपको देखने को मिलेगा। इसी दिन आपको विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो आपका 26 नवंबर जो है, जिस दिन आपके 16 अनुच्छेद लागू होते हैं दोस्तों, जिसका आपको उल्लेख आर्टिकल 394 मिलता है, उस दिन को आप लोग विधि दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, मनाते थे। अब इस दिन को ठीक है किसी और रूप में मनाया जाता है। आइए उस देख लेते हैं वह दिवस क्या है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ जब मनाई जा रही थी दोस्तों, तब संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और उस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के पहले जो संविधान दिवस है इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, तो कब से मनाया जाता था? 26 नवंबर 1949 से। क्यों? क्योंकि उसी दिन आपके जो है संविधान का 16 अनुच्छेद लागू हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट करा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। और कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा उस समय दो रूपों में कार्य कर रही थी। 2 रूपों में। कौन कौन से? पहले आपकी थी आपकी संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान सभा थी, एक संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, दूसरा आपके संसद के रूप में कार्य कर रही थी, जिसका जो अध्यक्ष चुने गए थे वह आपके जीवी मावलंकर महोदय थे। ठीक है, तो याद रखिएगा संसद आपके उस समय भी थी। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष पहले हमारे थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि संविधान सभा का निर्माण जब हो रहा था तो संविधान सभा उस समय कितने रूपों में कार्य कर रही थी? 2, 3, 4 या 1? तो 2। ठीक है, कौन कौन से? संविधान सभा, ठीक है, दूसरा संसद। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो में पॉलिटिकल साइंस में संविधान का निर्माण। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कुछ नए फैक्ट्स आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, और आपने वीडियो यदि लास्ट तक देखा है तो आप लोगों को लगा होगा कि वीडियो में जो फैक्ट हैं वह हमारे आने वाले एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 1, जो कि था संविधान का निर्माण। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आप लोगों को टीएसटी, पीएसटी और एलटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और थ्योरेटिकल के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों ये हमारा चैनल का लिंक है, यहाँ से आप क्लिक करके ठीक है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।